हेलो, गुड इवनिंग। सभी छात्रों को राम राम। और हम लोग आज की क्लास के अंतर्गत कल की क्लास में हम लोगों ने जो भारत के तटीय प्रदेश थे, इन तटीय प्रदेशों का एक पार्ट हम लोगों ने कल की क्लास में कंप्लीट किया था। और वो पार्ट था जिसे हम लोग पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। कौन सा था? पश्चिमी घाट या पश्चिमी तटीय प्रदेशों के बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा। आज हम लोग तटीय प्रदेशों के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड पार्ट कौन सा है? तो सेकंड पार्ट पूर्वी घाट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आज? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पूर्वी घाट श्रृंखला। कौन सी हो जाएगी? पूर्वी घाट श्रृंखला। देखेंगे ये पूर्वी घाट श्रृंखला जो है, यदि हम लोग देखें कि पूर्वी घाट श्रृंखला का विस्तार किस तरीके से पाया जाता है, तो पूर्वी घाट श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ। तो यदि मैं यहाँ सागरीय क्षेत्र की बात करें तो सागरीय क्षेत्र जो पूर्वी घाट श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, इसके लिए हम लोग क्या है, तो ये बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी हो जाएगी? बंगाल की खाड़ी। जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि पश्चिमी घाट श्रृंखला जो है वो अरब सागर से सीमा लगाता है, जलीय सीमा, जबकि पूर्वी घाट जो है वो किसके साथ लगाएगा? तो पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के साथ तटीय सीमा का या जलीय सीमा का निर्माण करता है। यहाँ हम लोग इस पूर्वी घाट श्रृंखला के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखेंगे सभी लोग कि जो पूर्वी घाट श्रृंखला है, इस पूर्वी घाट श्रृंखला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। तो यहाँ आप लोगों को एक नदी का नाम याद रखना है। नदी कौन सी है देखेंगे तो वो नदी है महानदी। स्टार्ट होगा ये, तो महानदी का जो डेल्टा है, अब ये डेल्टा कहाँ पर है? तो ये डेल्टा ओडिशा के अंतर्गत है। कहाँ पर है ये? तो ओडिशा में जो महानदी का डेल्टा है, इस महानदी के डेल्टा से पूर्वी घाट का विस्तार शुरू होता है। जबकि इसका विस्तार कहाँ तक पाया जाता है, तो कल की क्लास को याद करेंगे आप लोग, तो वहाँ हम लोगों ने एक पर्वत श्रेणी पढ़ी थी। और उस पर्वत श्रेणी का नाम क्या था? तो उसका पर्वत श्रेणी का नाम था नीलगिरी। कौन सा था? तो नीलगिरी पर्वत। यहाँ हम लोगों को क्या है कि जो पूर्वी घाट श्रृंखला है, महानदी से लेकर के और इस नीलगिरी पर्वत तक क्या है, इसका विस्तार पाया जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं पूर्वी घाट की। किसकी बात कर रहे हैं? पूर्वी घाट की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो आप लोग कहेंगे कि सर पूर्वी घाट का विस्तार महानदी डेल्टा से और नीलगिरी पर्वत तक पाया जाता है। यहाँ आप लोगों को दो चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है कि एक तो ये, जब ये पूछेगा आपसे कि पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ तक पाया जाता है, तब तो आपको ये तथ्य बताना है। एक और तथ्य अगर पूछता है कि पूर्वी तटीय मैदानों का विस्तार कहाँ तक पाया जाता है, तब ये तथ्य हमारा चेंज हो जाता है। और पूर्वी घाट के मैदान कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं, अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग धैर्य रखेंगे, इन चीज़ों को पढ़ें। तो महानदी डेल्टा से नीलगिरी पर्वत तक जो तटीय क्षेत्र हमारे भारत के अंदर पाए जाते हैं पूर्वी दिशा में, उनको हम लोग संयुक्त रूप से पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो पूर्वी घाट श्रृंखला है, ये पूर्वी घाट श्रृंखला लगभग 1300 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। लगभग कितना है? तो लगभग 1300 किलोमीटर इसकी क्या पाई जाती है? लंबाई पाई जाती है। साथ ही साथ लगभग 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई क्या पाई जाती है? तो लगभग 900 मीटर जो है वो ऊंचाई है। मीटर किलोमीटर में जो ऊंचाई होती है वो मीटर में होती है, ये मैंने काफ़ी बार बताया है। और लंबाई जो होती है वो किस में होती है? किलोमीटर में। तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1300 किलोमीटर है। और जो इसकी ऊंचाई है, औसतन एवरेज जो हाइट की बात करें हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसकी 900 मीटर होगी। कितनी होगी? 900 मीटर। अब हम लोग बात करें तो देखो पूर्वी घाट श्रृंखला के अंतर्गत देखें, देखो और आपको क्या याद रखना है, तो देखो कुछ कॉमन से तथ्य और आप लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। और उसमें देखो पहला ये है कि जो पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में कैसा है? तो आप लोग याद रखेंगे कटा-फटा। कैसा होगा? पूर्वी घाट की तुलना में ये अधिक कटा-फटा क्षेत्र है। और ये अधिक कटा-फटा क्षेत्र क्यों है, उसकी भी अगर आप लोग बात करें तो इसका कटे-पटे का होने का कारण क्या है? तो इसके कारण ये है कि जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं, यानी कि पूरब की ओर बहने वाली, किधर की ओर? पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ
क्या बनाती हैं, तो यहाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये डेल्टा का जब निर्माण करती हैं तो डेल्टा के निर्माण के कारण ही ये पूर्वी घाट श्रृंखला पश्चिमी घाट श्रृंखला की अपेक्षा कैसी है, अधिक कटिबटी पाई जाती है। तो ये तथ्य भी आप लोगों को याद रखना है। ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है कि पूर्वी घाट श्रृंखला पश्चिमी घाट श्रृंखला की अपेक्षा कटी-फटी क्यों पाई जाती है, या जिगजैग वाली कंडीशन क्यों पाई जाती है। तो वहाँ आंसर आप लोग क्या देंगे कि जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं ये यहाँ जा कर के डेल्टा का निर्माण करती हैं, और डेल्टा का निर्माण होगा तो वो क्षेत्र कटा-फटा होगा, ये भी आवश्यक है। अब देखेंगे हम लोग इसके अंतर्गत, तो देखो पूर्वी घाट श्रृंखला जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इस पूर्वी घाट श्रृंखला के अंतर्गत देखो आप लोग फिर से एक बार देखेंगे, महानदी से नीलगिरी तक जब ये विस्तार पाया जाता है तो इसके अंतर्गत कई सारी पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। सबसे पहले यदि हम लोग इसकी चोटी की बात करें तो देखो इसके अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो देखो उसे हम लोग कहते हैं ये तिमाई गिरी। क्या कहा जाता है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है तिमाई गिरी। तिमाईगिरी जो शिखर है, ये तिमाईगिरी शिखर पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, और ये मेरे प्यारे दोस्तों लगभग 1515 मीटर क्या है ऊंची है। तो यहाँ आप लोग कह सकते हैं कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है, सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आंसर होगा तिमाईगिरी शिखर। और ये ऊंचाई कितनी होगी इसकी, तो 1515 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। इसी के साथ देखेंगे हम लोग यहाँ कुछ पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखो यहाँ एक शहर है और शहर का नाम है विशाखापट्टनम। क्या नाम है उसका, विशाखापट्टनम। और आपको पता होगा विशाखापट्टनम कौन से राज्य में आता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। विशाखापट्टनम के अंतर्गत जो पहाड़ियों का विस्तार है, या ऐसा कह सकते हैं कि विशाखापट्टनम किस पहाड़ी पर स्थित है, तो दोनों का मतलब एक ही है। विशाखापट्टनम में जो पहाड़ियाँ फैली हुई हैं उन पहाड़ियों के लिए डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। उन पहाड़ियों को डॉल्फिन पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पूर्वी घाट श्रृंखला में। अब देखो इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगली पहाड़ी कौन सी है, तो आंध्र प्रदेश में अगली है एर्रामुल्ला की पहाड़ी। एर्रामुल्ला की जो पहाड़ी है ये पहाड़ी भी कौन से राज्य में है, तो ये भी आंध्र प्रदेश में है, और ये पहाड़ी जो है ये भी पूर्वी घाट श्रृंखला का ही क्या है पार्ट है। नेक्स्ट देखेंगे तो इसके बाद देखो और पहाड़ी कौन सी है, तो इसके बाद अगली पहाड़ी है बेलीकोंडा। अगली कौन सी है, बेलीकोंडा पहाड़ी। और बेलीकोंडा की पहाड़ी भी कहाँ पर है, तो ये भी आंध्र प्रदेश में। ये सभी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के अंतर्गत हैं। और ये पहाड़ी किसका पार्ट है, तो आप लोग कहेंगे पूर्वी घाट श्रृंखला का। किसका पार्ट है, पूर्वी घाट श्रृंखला का ये पार्ट है। और बेलीकोंडा के अलावा देखो एक पहाड़ी और याद रख सकते हैं आंध्र प्रदेश में, और वो पहाड़ी कौन सी है, तो देखो वो भी लिखा देते हैं हम लोग। एक पहाड़ी है जिसका नाम है नागार्जुनकोंडा। क्या नाम है, नागार्जुनकोंडा। तो ये नागार्जुनकोंडा नाम की जो पहाड़ी है ये पहाड़ी भी कहाँ पर है, तो ये भी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। यहाँ तक आप लोगों को दिख भी रहा होगा। तो देखेंगे विशाखापट्टनम में डॉल्फिन पहाड़ी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, एर्रामुल्ला की पहाड़ी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, वेलीकोंडा की पहाड़ी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, नागार्जुनकोंडा की पहाड़ी आंध्र प्रदेश। ये सभी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट श्रृंखला का भाग है। और कहाँ पाई जाती हैं, तो आपका आंसर होगा ये सभी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के अंतर्गत फैली हुई हैं। इन सब के अलावा दो पहाड़ी ऐसी हैं जो तमिलनाडु में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, तो दो पहाड़ियाँ तमिलनाडु के अंतर्गत हैं। जो किसका भाग है, तो ये दोनों पहाड़ियाँ किसका भाग है, पूर्वी घाट का। तो तमिलनाडु की पहाड़ियों को मैं इधर लिख देता हूँ। तो पूर्वी घाट का जो तमिलनाडु में विस्तार है, आपको चित्र में दिख रहा होगा कि तमिलनाडु में दो पहाड़ियों के नाम याद रखने हैं। कितनी पहाड़ियों के नाम याद रखोगे, दो पहाड़ियों के। और कौन कौन सी पहाड़ियाँ होंगी, तो देखेंगे एक पहाड़ी आप लोगों को याद रखनी है जावा दी हिल्स। कौन सी पहाड़ी याद रखोगे, जावा दी हिल्स के नाम से याद रखेंगे। अगली पहाड़ी कौन सी याद रखेंगे, तो देखो भाई अगली पहाड़ी का नाम जो है वो पहाड़ी कौन सी है, तो वो पहाड़ी याद रखना है सेवराय पहाड़ी। कौन सी हो जाएगी, सेवराय पहाड़ी। तो तमिलनाडु में दो पहाड़ियाँ,
एक कौन सी हो जाएगी, जावादी हिल्स होगी। कौन सी होगी, जावादी हिल्स। और एक कौन सी होगी, सेवराय पहाड़ी। अब देखो ये दोनों पहाड़ियाँ क्यों फेमस हैं वो भी देख लो। इन पहाड़ियों से, सेवराय और जावादी की पहाड़ियाँ जो हैं, इनसे तमिलनाडु के अंतर्गत मैग्नीज का उत्खनन किया जाता है। इन पहाड़ियों से मैग्नीज जो है वह प्राप्त किया जाता है। मैग्नीज एक धातु है, तो मैग्नीज की खानें तमिलनाडु में सेवराय और जावादी हिल्सों में पाई जाती है। ये तथ्य आप लोग याद रखेंगे सभी, है ना। तो यहाँ हम लोगों ने बात कर रहे हैं पूर्वी घाटी की। देखो मैं एक बार इसको पूरे को डिस्कस करते हैं। पूर्वी घाट श्रृंखला का विस्तार महानदी डेल्टा उड़ीसा से लेकर के और नीलगिरी पहाड़ियों तक तमिलनाडु तक पाया जाता है। इस जो पूर्वी घाट श्रृंखला है ये लगभग 1200 से 1300 के मध्य, कहीं 1200 लिखा होगा कहीं 1300 के मध्य लंबाई में ये विस्तार पाया जाता है। साथ ही साथ 900 मीटर की ऊंचाई में इसका क्या है, औसतन ऊंचाई 900 मीटर है। और पूर्वी घाट श्रृंखला का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है उसका नाम है तिमाईगिरी, 1515 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। अगली बात, पश्चिमी घाट की तुलना में ये भाग अधिक कटाफटा है। उसका कारण है कि इसमें पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जाकर के डेल्टा का क्या बनाती हैं, निर्माण करती हैं। डेल्टा का निर्माण करती हैं और डेल्टा का निर्माण होता है तो इसे काट देती हैं। इसके अलावा देखा इसका विस्तार जो हमने देखा कि विशाखापट्टनम के पास जो पहाड़ियां हैं वो डॉल्फिन पहाड़ी कहलाती हैं, पूर्वी घाट के अंतर्गत हैं। आंध्र प्रदेश में एर्रामल्ला की पहाड़ी हैं, बेलीकोंडा की पहाड़ी हैं, नागार्जुन कोंडा की पहाड़ी हैं, और ये सभी पहाड़ियां भी किसका भाग है, पूर्वी घाट श्रृंखला का। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि तमिलनाडु के अंतर्गत सेवराय की पहाड़ियां और जावादी हिल्स की पहाड़ियां, सेवराय और कौन सी हैं, जावादी हिल्स, दोनों किसका भाग है, तो ये भी दोनों पूर्वी घाट श्रृंखला का भाग है। और याद रखेंगे कि यहाँ से मैग्नीज का उत्खनन किया जाता है। या मैग्नीज की खानें कहाँ पर है तमिलनाडु में, तब भी आप लोग आंसर देंगे सेवराय और जावादी हिल्सों के अंतर्गत। तो ये सारे तथ्य हम लोगों ने पूर्वी घाट से संबंधित देखे। अभी हम लोग बात करेंगे कि पूर्वी घाट श्रृंखला के अंतर्गत कौन कौन से मैदान पाए जाते हैं। तब तक आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कंटिन्यू देखेंगे आगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो अब इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि पूर्वी घाट के अंतर्गत कौन कौन से मैदान पाए जाते हैं। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे इसी के अंतर्गत पूर्वी तटीय मैदान। किसकी बात करेंगे, पूर्वी तटीय मैदानों की बात करेंगे हम लोग कि इसके अंतर्गत कौन कौन से पूर्वी तटीय मैदान पाए जाते हैं। देखेंगे सभी पूर्वी तटीय मैदानों में, अगर हम लोग देखें कि पूर्वी तटीय मैदानों में इसके अंतर्गत कौन कौन से मैदान पाए जाते हैं, तो आप लोग इसके बारे में देखेंगे कि पूर्वी तटीय मैदानों में हम लोग बात करें, ये भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र है। और इधर जैसा कि अभी हम लोगों ने बात करी थी कि इधर में बे ऑफ बंगाल की क्या पाई जाती है, खाड़ी पाई जाती है। और ये बंगाल की खाड़ी इससे जुड़ी हुई है। अब यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं पूर्वी तटीय मैदानों की। अभी हम लोगों ने किसकी बात करी थी, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो पूर्वी तट था, पूर्वी घाट था, उसके बारे में। यहाँ पूर्वी तटीय या पूर्वी तटों के बारे में या पूर्वी तटीय मैदानों के बारे में पहले हम लोग, चलो ऐसा कर लेते हैं कि पूर्वी तटीय मैदानों को देखें, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो देखो इधर में एक नदी प्रवाहित होती है और उस नदी का नाम याद रखेंगे, और वो नदी कौन सी है, तो स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी है। स्वर्ण रेखा नदी से पूर्वी तटीय मैदानों की शुरुआत होती है। और ये मैदानों का विस्तार कहाँ तक है, तो देखो भाई इनका विस्तार आपको आंसर में याद रखना है। पूर्वी तट पूछे आपसे, या
पूर्वी तटीय मैदान पूछे, दोनों का विस्तार स्वर्णरेखा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक पाया जाता है। कहां तक मिलेगा? तो स्वर्णरेखा नदी से लेकर के और कन्याकुमारी तक पूर्वी तटीय मैदान या पूर्वी तटों का विस्तार पाया जाता है। जबकि पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक था? तो पूर्वी घाट के विस्तार के बारे में मैंने बताया था, महानदी के डेल्टा से और नीलगिरी पर्वत तक पाया जाता है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दोनों कहाँ मिलते हैं, इसका जिक्र हम लोगों ने पश्चिमी घाट में किया था कि नीलगिरी पर्वत पर ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अब देखो इसके अंतर्गत हम लोग बात करें, स्वर्णरेखा नदी के आसपास जो क्षेत्र आपको फैले हुए मिलेंगे उड़ीसा के अंतर्गत, इनके लिए आप लोग शब्द कौन सा यूज करेंगे? तो इन्हें कहते हैं उत्कल के मैदान। क्या कहा जाता है? उत्कल मैदान। उत्कल एक्सप्रेस का नाम सुना होगा, तो उत्कल एक्सप्रेस उसका गाड़ी का नाम इसीलिए रखा गया कि वह गाड़ी भुवनेश्वर तक जाती है, और भुवनेश्वर तक जाती है तो इसका मतलब है वो गाड़ी ओडिशा में जाती है, और ओडिशा में जाती है तो वहाँ कौन से मैदान है? उत्कल के मैदान। तो इसलिए आपको उत्कल के मैदानों का विस्तार ओडिशा के अंतर्गत पाया जाता है। उड़ीसा के बाद आगे देखें हम लोग, तो जैसे ही हम लोग आंध्र प्रदेश में पहुँचेंगे तो आंध्र प्रदेश में जो मैदान पाए जाते हैं उन मैदानों को आंध्र मैदान के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में किस नाम से जानेंगे? तो आंध्र मैदान के नाम से जाना जाता है। ये सभी मैदान आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र के आसपास में इनका विस्तार पाया जाता है। फिर से देखेंगे, उड़ीसा में उत्कल के मैदान, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर कौन सा प्रदेश हो गया? तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में जो मैदान है उन्हें किस नाम से? आंध्र के मैदान के नाम से जानेंगे। तो कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र में ये सभी मैदान पाए जाते हैं। यदि हम लोग और नीचे चलें तो तमिलनाडु में जब हम लोग बात करेंगे तो तमिलनाडु के अंतर्गत जो मैदान पाए जाते हैं इन मैदानों को हम लोग तमिलनाडु के मैदान के नाम से जाना जाता है। इन्हें किस नाम से जानेंगे? तो इन्हें तमिलनाडु के मैदान के नाम से जाना जाता है। ये तो हुए साहब मैदान, ये क्या हो गए? मैदान। स्वर्णरेखा से कन्याकुमारी के मध्य जो मैदान है इनमें हम लोगों ने देखा उत्कल उड़ीसा के अंतर्गत, आंध्र मैदान आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, और तमिलनाडु के मैदान तमिलनाडु के अंतर्गत। इसके बाद देखो, कभी कभी आप लोगों को एक आंसर और लिखा मिल सकता है कि आंध्र प्रदेश में आंध्र के मैदान पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर आपने पढ़ा होगा कलिंग के मैदान, कलिंग एक्सप्रेस भी एक गाड़ी है। तो अगर आप लोगों से ये पूछे कि जो कलिंग के मैदान है तो ये कलिंग मैदान भी कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो कलिंग मैदान भी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत हैं। कहाँ पर है ये? तो ये भी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। तो ये सभी मैदान आपको पूर्वी तटीय मैदानों से संबंधित याद रखने हैं। इसके बाद देखो हम लोग बात करें कि पूर्वी तट जो है इसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के तट भी पाए जाते हैं। तो एक बार आप लोग तट भी देख लो यहीं पर कि पूर्वी घाट के अंतर्गत कौन कौन से तट पाए जाते हैं। यदि हम लोग तटों की बात करें तो यहाँ हम लोग तट देख लेते हैं। तटों में देखें तो देखो ये तट भी स्टार्ट कहाँ से होते हैं? तो ये तट भी स्वर्णरेखा नदी से ही इनकी शुरुआत होती है, और ये तट भी कहाँ तक मिलेंगे? तो ये तट भी कन्याकुमारी तक पाए जाते हैं। यानी कि उड़ीसा से लेकर के, और इन तटों का विस्तार कहाँ तक मिलेगा? तो उड़ीसा से लेकर के इन तटों का विस्तार कन्याकुमारी तमिलनाडु तक पाया जाता है। इन दोनों के मध्य ये तट हैं, इन तटों को क्या कहते हैं देखेंगे। जब हम लोग बात करें कि देखो स्वर्णरेखा नदी से लेकर के, और यहाँ पर आपको याद रखना है कृष्णा नदी। कौन सी नदी याद रखेंगे? कृष्णा नदी। स्वर्णरेखा नदी से कृष्णा गोदावरी डेल्टा कह सकते हैं, कृष्णा नदी कह सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टा, केजी डेल्टा। इस स्वर्णरेखा से लेकर के और कृष्णा गोदावरी तक का जो डेल्टाई क्षेत्र है, इस बीच के तट को हम लोग एक नाम देते हैं, और वो नाम क्या कहलाता है? तो इसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखो कुछ उत्कल के मैदान और आंध्र के मैदान दोनों का विस्तार पाया जाता है उत्तरी सरकार में, दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद देखो कृष्णा गोदावरी डेल्टा से लेकर के, और यहाँ एक छोटी सी नदी झील है,
और ये झील जो है उस झील का नाम है पुलिकट। कौन सी झील है? पुलिकट, ये वाला। ये जो देखो कुछ कृष्णा गोदावरी डेल्टा से पुलिकट झील के मध्य यहाँ आपको याद रखेंगे कि यहाँ हम लोग इसे कलिंग तट भी कहते हैं और यहीं को हम लोग कभी कभी आंध्र तट के नाम से भी जानते हैं। इनके नाम पर यह मैदान भी थे, आंध्र के मैदान और कलिंग के मैदान, और यहाँ पर कलिंग तट या आंध्र के तट भी हैं। और इधर पुलिकट झील से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो तट है, इस तट को हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो इस तट के लिए हम लोग क्या शब्द यूज करेंगे? तो वो मैं इधर लिख देता हूँ, आप सभी को दिख रहा होगा। पुलिकट से कन्याकुमारी के मध्य का जो तट है उसे मेरे प्यारे दोस्तों कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। क्या कहलाता है वो? कोरोमंडल। देखो पूर्वी घाट के अंतर्गत ये तो थे मैदान, और ये क्या है? तो ये पूर्वी तट हैं। क्या है ये? तो ये पूर्वी घाट के प्रमुख तट। ये क्या हो जाएंगे कि पूर्वी घाट के प्रमुख तट कौन कौन से हैं, इनकी बात कर रहे थे हम लोग। तो पहला उत्तरी सरकार तट याद रखेंगे, दूसरा कलिंग या आंध्र तट याद रखेंगे, तीसरा कोरोमंडल तट के नाम से आप लोग याद रखेंगे। तो ये तीनों के तीनों तट जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये तीनों के तीनों तट पूर्वी घाट के अंतर्गत हम लोग शामिल करेंगे। तो ये हमारी सारी बातें जो थी वो पूर्वी घाट से संबंधित थी। यही मैं एक आपको तथ्य और बता देता हूँ। यदि आपसे ये पूछता है कि भारत के अंतर्गत लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, यानी कि उत्तर पूर्व मानसून। लौटते हुए मानसून को क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व मानसून। तो आपको याद रखना है कि उत्तर पूर्व मानसून या लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है? आपका आंसर होगा कोरोमंडल तट पर। तो ये आपको इससे संबंधित तट के मैदान याद रखने हैं, इधर आपको इनसे संबंधित आप तट याद रखेंगे। तो ये सारी बातें हम लोगों ने आज की वीडियो में किसकी कर रहे हैं? पूर्वी घाट श्रृंखला की। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पश्चिमी घाट श्रृंखला। तो हम लोगों ने भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत दो जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीट किया आज हम लोगों ने। इससे पहले हम लोगों ने उत्तर पर्वतीय प्रदेश हिमालय के बारे में पढ़ा था, और इसके बाद हम लोगों ने उत्तर पर्वतीय प्रदेशों के बाद दूसरा पढ़ा उत्तर भारत के विशाल मैदान, और आज हम लोगों ने तीसरा टॉपिक कंप्लीट किया भारत के तटीय प्रदेश। अब भारत के दो भौतिक प्रदेश बचे हैं, एक तो आपका कौन सा बचा हुआ है? द्वीपीय क्षेत्र, और एक आपका बचा हुआ है प्रायद्वीपीय पठार। तो कल की या नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो भी वीडियो बनाएंगे, हम लोग कल क्लास होगी या परसों जो क्लास होगी उसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे भारत के द्वीपीय प्रदेशों की। किसकी बात करेंगे? तो भारत के द्वीपीय प्रदेश पढ़ेंगे। तो ये हमारे तटीय प्रदेश कंप्लीट हुए, और इसके अंतर्गत जो प्रमुख बंदरगाहें पाए जाते हैं उनको हम लोग अलग से परिवहन के अंतर्गत देखेंगे। भारत के अंतर्गत जो प्रमुख बड़े छोटे बंदरगाह पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में कौन सा बंदरगाह है, पूर्वी घाट में कौन सा बंदरगाह है, उन सभी को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में जब परिवहन तंत्र पढ़ेंगे तब हम लोग उनकी बात करेंगे ना। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक्स जो था वो सभी क्लियर हुआ। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करो। जहाँ तक लोगों के पास तक ये पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करो। और जितने भी क्लास को लाइव देखते हैं वो सभी साथ साथ में लाइव के साथ लाइक किया करो, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब किया करें। और इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। तो बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट।